दर्शकों नमस्कार। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ मनवीर चौधरी जी हैं, एक मंच कलाकार और एक आर्टिस्ट हैं। आप इस समय प्रयागराज में शूट हो रहे एक वेब सीरीज़ में व्यस्त हैं। आज हम उनसे इन्हीं वेब सीरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे। मनवीर जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनवीर जी, सबसे पहले तो ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो वेब सीरीज़ आप प्रयागराज में कर रहे हैं, आखिर वो वेब सीरीज़ क्या है, उसमें कौन कौन कलाकार हैं और क्या संदेश दे रही है मेरी वेब सीरीज़ ये? बेसिकली ये जो वेब सीरीज़ यहाँ शूट कर रहे हैं प्रयागराज में, इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं वो शुभम श्रीवास्तव है। जी। वो खुद भी इलाहाबाद से ही हैं, प्रयागराज से ही हैं। और ये एक फैमिली ड्रामा वेब सीरीज़ है जो कि आजकल फैमिलीज़ में चलन हो गया है कि अगर लड़की की शादी करनी है तो लड़का सरकारी नौकरी में होना चाहिए या उसका अच्छा बिजनेस होना चाहिए, या जो भी तमाम जो रिचुअल होते हैं, जो कंडीशन, जो डिमांड होती है वो पूरी होनी चाहिए। तो उसी का एक क्राइसिस है कि कैसे एक फैमिली अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढे जिसके पास नौकरी हो, एक सेटल लाइफ हो और उसके साथ साथ उसके गुण भी अच्छे हो, जो थोड़ा मुश्किल है आज की डेट में। और इसके ज़्यादातर कलाकार प्रयागराज से हैं। इसमें जो मुख्य भूमिकाओं में कुछ कलाकार हैं वो मुंबई से आए हुए हैं। और इसका निर्माण का कार्य प्रयागराज में पिछले 15 दिन से चल रहा है, जो कि अगले 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। जी जी जी। इस वेब सीरीज़ के निर्माता प्रशांत और रेयान हैं जी, मुंबई से। ये कितने एपिसोडों में चला जाएगा आपका ये वेब सीरीज? ये वेब सीरीज़ 10 एपिसोड में आएगी। अच्छा, 10 एपिसोड की। इसका हमारे दर्शक नाम भी जानना चाहते हो, क्या नाम है आपकी वेब सीरीज? इस वेब सीरीज़ का नाम है दहेज की नौकरी। दहेज की नौकरी, देख लीजिए। हाँ, समझ लीजिए कैसा नाम है, तो कैसा काम। वो टाइटल से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। दहेज की नौकरी ना, यू नो व्हाट इट मीन्स, वो अंडरलाइन है इसमें, छुपा हुआ है दहेज की नौकरी जी। सीरियल तो बहुत अच्छा है। तो कितने दिन हो गए आपको करते और कैसा किरदार आपका, क्या भूमिका निभा रहे हैं आप इसमें? शूटिंग करते हुए 10-15 दिन हो गए हैं। और जो फैमिली, जो लड़की की फैमिली है, जो जी। लड़का ढूंढ रही है दहेज की नौकरी के साथ, उसकी फैमिली में एक कैरेक्टर है, एक लड़की का भाई का कैरेक्टर है जो मिंटू भैया उसको सब बोलते हैं। मिंटू भैया। हाँ, तो मिंटू भैया अपनी कज़न सिस्टर की शादी में प्रयागराज आए हैं। मिंटू भैया इलाहाबादी से थोड़ा हटके कैरेक्टर है, क्योंकि शायद मिंटू भैया की फैमिली जॉब के चलते, किसी के चलते किसी अदर स्टेट में रहती है और वो यहाँ अवधी और इलाहाबादी के बीच में थोड़ा ऑफ बीट साउंड करता हुआ कैरेक्टर है, जो कि एक अट्रैक्शन का पॉइंट भी हो सकता है, थोड़ा क्विर्की भी हो सकता है ऑडियंस का। बट खैर उस पर उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, वो हमारे दर्शक लोग डिसाइड करें तो ज़्यादा अच्छा। हम चाहेंगे, हमारे दर्शक भी चाहेंगे अगर उस टाइप का एक आध आपका संवाद भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा जी। एक आध संवाद अगर आ जाए इसमें। संवाद का थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि संवाद जब तक इनका कोई ट्रेलर या टीजर या इनका निर्माण का कार्य पूरा हो जाए तो तब वो थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि उसके पहले बहुत सारा कुछ कैरेक्टर की जबान या भाषा के बारे में क्या करके वो एक सेल्फ स्पॉइलर हो जाता है। जी जी। तो वो समय भी आएगा जब इसका निर्माण का कार्य पूरा होगा, रिलीज का प्रोसेस शुरू होगा, तो इसका संवाद मतलब ट्रेलर में भी दिखाई देगा, सीरीज में भी। और हम ट्रेलर टीजर सीरीज सब आएगी आपके सामने, सब देखेंगे, आप देख सकेंगे। वैसे अगर करना चाहें चर्चा तो आप बेसिकली जुबान से लग रहा है कि आप यूपी या यहीं कहीं से बिलोंग करते होंगे। जी, मैं बिल्कुल यूपी से ही हूँ। मेरा जन्म यूपी के सहारनपुर में हुआ है। क्या बात है जी। मुंबई जो आपकी लकड़ी की नक्काशी होती है ना, वो सबसे खूबसूरत सहारनपुर की कही गई है। बहुत सुंदर जगह से। अभी आपने बताया कि जो हमारे इस सीरीज में लोकल आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट आपको कैसा रहा और अनुभव कैसा रहा उनके साथ काम करने का आपका? देखिए, बात तो सच है, यूपी के लोग होते तो मल्टी टैलेंटेड हैं। लोग थोड़ा सा विश्वास करने में देरी कर देते हैं, बट लेकिन उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। और क्या है ना, यूपी कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव स्टेट होते हुए भी बहुत कल्चरल है। जी बिल्कुल। और हम फैशनेशन की इस दौड़ में बहुत सारे स्टेट, इस बार बहुत सारे सिटीज अर्बन बनने की, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने की हौड़ में इतनी तेजी से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कल्चर पीछे छूट रहा है। यूपी और बिहार का जो टेरिटरी है, स्पेशली कुछ और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं कल्चर उनके साथ है। मतलब जो लोग यहाँ रह रहे हैं या जो यंग टैलेंट यूपी के किसी भी क्षेत्र से, चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज हो या अदर डिस्ट्रिक्ट हो, जो वहाँ माया नगरी में जाते हैं, वो जाते हैं, तो जो पेरेंट की एक कनेक्टिविटी है ना, जो परवरिश है, वो उनमें वहाँ दिखती है। वो कितने भी कामयाब हो जाएं और किसी भी बुलंदी पे चले जाएं, आप उनसे थोड़ा सा बातचीत कीजिए, आपको पता चलेगा
अच्छा भैया यूपी से हो, अच्छा कौन जिला, कौन तो जिला? वो अपनापन है ना, वो लगता है बस आधी जंग तो फतेह हो गई है। तो वो एक जो अपनापन है ना, वो उसको एडमिट भी करते हैं। मतलब क्योंकि मुंबई वगैरह जो शहर है, दिल्ली मुंबई वगैरह, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई बड़े शहरों में, नो ब्रो एक्सक्यूज मी, आई डोंट नो, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो ये हो जाता है क्योंकि हम उस माहौल में उस एज में होते हैं जब हम कहीं ना कहीं अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारी कॉलेज की लाइफ होती है, बहुत सारे हमारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, नए हार्मोन्स हमारे ग्रो में आते हैं, हम किसी भी चीज़ पे सेंसिटिव हो जाते हैं, किसी को रिएक्ट कर देते हैं। बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। मनवीर जी, पहले जैसे कहा जाता था मुंबई में कि अगर यूपी से कोई आ जाए तो उस बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था, जबकि बहुत अहम रोल है यूपी वालों का फिल्मी नगरी में। वहाँ देखिए आज की क्या स्थिति वहाँ पे? नहीं, मैं कहते हैं ना यूपी का भैया आ गया, किनारे करो इसको। देखो, हे दृष्टि की बात तो ये है, हर जगह हर कोई समान नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, वो कोई भी शहर हो, कोई भी स्टेट हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खराब बोलते हैं जी। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि बुराई अच्छाई से जल्दी फैलती है। जी, जी। तो वो बुरे एलिमेंट्स जो है ना, जो खराब सोचने वाले, कहने वाले लोग हैं, तो वो आग होती है। जो अच्छाई सामने आती है पर धीरे धीरे आती है, पर ज़्यादा देर तक अच्छाई ही टिकती है। जी, सच का साथ बहुत देर तक टिका रहता है। सच झूठ की भीड़ से पराजित नहीं होता है। पराजित नहीं होता। हमने सुना है, लोगों ने बताया कि आप एक बहुत मजे हुए डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। ये खूबी आपने कब और कहाँ कैसे पैदा हुई? देखो सर, इसके बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी है। अब मुझे तो हर किसी की आवाज़ अच्छी लगती है। अब उसके चलते जब मैं एक्टिंग के अपने प्रोजेक्ट से फ्री होता हूँ, या किसी प्रोजेक्ट में मेरी आवाज़ की या डबिंग की किसी किरदार में चाहिए तो मैं डबिंग भी करता हूँ सर। कितना कठिन है एक्टिंग से डबिंग? डबिंग, हाँ यस, भारी है। एक्टिंग से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो, चाहे आप स्टेज पे एक्टिंग कर रहे हो या आप कैमरा पे एक्टिंग कर रहे हो, तो आप दिख रहे होते हो। बट जब आप किसी किरदार को, किसी दिखने वाले किरदार के पीछे उसको आवाज़ दे रहे होते हो, उसे जिंदा करते हो, आप उसको जिंदा करते हो, आप ये विश्वास पैदा करते हो लोगों के, दर्शकों के अंदर, कि जो ये आदमी कह रहा है वो सच है। सच है। जबकि वो दूसरी भाषा में होती है, आपको उसको दूसरी भाषा में सच मनवाना होता है, वो भी सिर्फ अपनी साउंड से, आवाज़ से। तो उतना कन्विक्शन आ जाता है, उतनी ईमानदारी होना, उतना उस एक्टर के, अभिनेता के बॉडी लैंग्वेज का जो रिदम है, जो सुर है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती, यूजुअली क्या होता है परफॉर्मिंग आर्ट में, हम सा से शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ का डांस का, गाने का, किसी भी चीज़ का सुर, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, सा से शुरू होता है। बट बहुत सारी जगह ऐसी है जो थोड़े लाउडर है। पंजाबी बेल्ट बहुत लाउडर है, हरियाणा बेल्ट बहुत लाउडर है, राजस्थान इज अ बिट लाउडर। बट व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मिंग आर्ट्स, दे गो विद दिस। तो ये उससे अछूता नहीं रहता है, लेकिन आसान कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई डबिंग मुश्किल है तो एक्टिंग, आपका कुछ भी करने का अगर मन नहीं है तो आप एक्टर बन जाओ, वैसा बिल्कुल नहीं है। दोनों की फील्ड एकदम अलग अलग है जी, काफ़ी अंतर है दोनों में। और बात की जाए डबिंग की, तो पहले किस फिल्म में किस किरदार के लिए आपने आवाज़ दी होगी? हम दर्शक जानने को बेताब होंगे। डबिंग जब शुरू किया आपने? जी, एक मैं दिल्ली में थिएटर करता था। जी जी। तो मंडी हाउस में मुझे डबिंग डायरेक्टर मिले थे, वो किसी रेडियो प्रोग्राम के लिए कुछ स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे थे। जी। और जहाँ तक मुझे याद है, वो रेडियो कश्मीर के लिए शायद कोई प्रोग्राम था, और प्रोग्राम का नाम था बदलती फिजाएं। क्या बात है। तो उसका मैं कुछ कहानी का जो एक सूत्रधार होता है, नरेटर होता है, उसकी आवाज़ के कुछ मैं 2-3 मतलब पेज का नरेशन मैंने दिया था। तो वहाँ से मेरी ऐसे धीरे धीरे शुरुआत हुई है। जी। लंबा सफर तय किया आपने? नहीं, अभी तो सफर में ही है। लंबा सफर तय तब होगा जब तक कितना हो गया होगा, कितना समय हो गया होगा इसमें आपको डूबे हुए? लगभग 15 साल के आसपास का सफर। 15 साल। जो आपने छोटे पर्दे और बड़े पर्दे में अंतर देखा है क्या? दोनों में आपने अपने अभिनय की छाप छोड़ी या डबिंग करी, या अभी सीमित है किसी एक? देखिए, सीमित आर्ट को कभी भी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, और आर्ट या परफॉर्मिंग आर्ट किसी
पर्दे की बड़े और छोटे की मोहताज नहीं है। स्टेज से बड़ा तो कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं है। आप उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे चलाओ या टीवी पे चलाओ या 35 mm पे चलाओ या 70 mm पे चलाओ, प्रोसेस वही है, तरीका वही है परफॉर्म करने का। ये जो निर्माण कर रहा है वो क्या करना चाहता है उसका उस पर डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे अनुभव से, मैंने टेलीविज़न बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अच्छा। हाँ, एक शो मैंने किया था दूरदर्शन के लिए, बट मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा है। मैं जैसे फिल्मों में अभिनय करता हूँ, जैसे मैं थिएटर में करता था, या जैसे मैं अभी वेब सीरीज़ का चलन बहुत है OTT आने के बाद, जैसे मैं उनमें अभिनय करता हूँ मैं वैसे ही करता हूँ। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शॉर्ट्स के थोड़े डिफरेंस हो जाते हैं छोटे पर्दे में, तो और हाँ, टीसी पे ज़्यादातर काम होता है। हाँ, फिल्मों में हर तरह के शॉट्स ले जाते हैं। सर वो एक टेक्निकल क्राफ्ट है। हाँ, और उसके एक्सपर्ट अलग होते हैं। मतलब मैं कितना भी मंझा हुआ कलाकार हो जाऊं, और अगर मैं एक सिनेमेटोग्राफर को बैठ के लेंस या फ्रेम की समझ बोलूं तो मैं उसके काम में इंटरफेरेंस कर रहा हूं, और मैं उसके उनके आर्ट की, उनकी टेक्निक की, उनकी स्किल की या क्राफ्ट का मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। वो कभी नहीं करना चाहिए। जैसे एक कलाकार जो होता है ना, उसको एक क्षेत्र में जाने के लिए, एक सफल कलाकार में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाए? आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, वो एक बाद की बात होती है। थोड़ा सा बेहतर इंसान बनने का प्रयास होना चाहिए। मतलब आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। ये कोई दूसरे प्लैनेट से आया हुआ फील्ड नहीं है, या परफॉर्मिंग आर्ट ऐसा नहीं है कि एलियंस ने हमें कल्चरली दी है या ये हुआ है। अगर आप अच्छे इंसान हो और अभिनेता, क्योंकि ये पता है कि ये कहानी लिखी गई है, इस पे अभिनय करना है, इसको परफॉर्म करना है। It might be the true event or a false story. It could be a science fiction. It could be a totally comedy or drama or tragedy, whatever it is. तो हमें पता होता है कि एक झूठ है जो लिखा गया है, बट क्या हम उतने ईमानदार हैं कि हम इस झूठ को उतने कन्विक्शन के साथ कहें कि दर्शक को लगे कि ये सच में घट रहा है? तो अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो, ईमानदार इंसान नहीं हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। परफॉर्मिंग आर्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड हो जाते हो, कोई फिल्म बन गई, कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, तो आप हैं या नहीं हैं वो कभी भी देखा जा सकता है। कुल मैं कहा जाए कि अपने कार्य के प्रति व्यक्ति को पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए, तभी वो आगे जाके कुछ कर सकता है। चलिए एक सवाल और आपसे कि जो कलाकार हमारे हैं, जो नवोदित कलाकार हैं, अक्सर मुंबई की चक्काचौंध में जाके खो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस हमारे स्टूडियो और सबसे क्या करना चाहिए उन्हें? क्योंकि अक्सर वो देखा मुंबई जा रहे हैं, हीरो बनने जा रहे हैं, और वहाँ जाके कुछ और खो जाते हैं। तो ऐसे कलाकारों की आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, माँ बाप की नज़र में हर बच्चा हीरो हीरोइन होता है, पर माँ और कैमरे की नज़र में अंतर होता है। और दूसरी बात, सारे लोग सक्सेस हो गए तो हिंदुस्तान को नखरे उठाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मूर्खता में भीड़ नहीं पहुंचेगी वहां, तो फिर वो जो रेशो 1-2% का निकलता है ना, तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। तो ये भीड़ है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप और हम पहले व्यक्ति नहीं हैं जो समझदारी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं। ये चलता रहा है, ये चल रहा है, ये चलता रहेगा। कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था, अर्जुन ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हुआ था, हो रहा है, होता रहेगा। आप किसी को समझाने का प्रयास मत करो। अगर किसी को आज नहीं तो कल अकल आ गई, वो जीवन उसको खुद समझा देता है। बिकॉज क्योंकि ये कोई अनंत जर्नी नहीं है, यू हैव टू स्टॉप समवेयर। और अगर आप अमर अजर नहीं हो, आप इस प्रकृति की जो ये नेचर है हमारा, जो प्रकृति है, आपको इसने क्रिएट किया है। अगर ये क्रिएटर है तो ये एक दिन तय है कि आपका डिस्ट्रॉय होना है, आप खत्म होने हैं। हाँ, तो ये जर्नी है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मतलब वही है ना, जियो और थोड़ा जीने दो, खुल के हवा लो, खुल के हवा आने दो। बाकी जो नए लोग हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट वगैरह के चक्कर में ना पड़े, और थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह से निकल के थोड़ा बाहर, जिन लोगों ने अपना जीवन पूरा दिया है इस चीज़ में, उनकी बातों को थोड़ा सा सीरियसली ले तो हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन की जगह थोड़ा शायद 1-2% नॉलेज मिल जाए। और थोड़ा मुंबई जैसे शहर में अगर आपको काम नहीं मिला तो कम से कम इतनी समझ होगी लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है, एक ऐसा फील्ड है सर, आपका टैलेंट 19-20 हो तो आप सर्वाइव कर जाओगे।
व्यवहार के चलते कोई माफ़ नहीं करता। बड़ी बात है ये। कोई माफ़ नहीं करता, आपका जीवन माफ़ नहीं करता। आपका भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड में बिलीव है, प्रकृति में बिलीव है, आप प्रकृति के अगेंस्ट जाके देखिए, तुरंत नहीं, देर से ही सही ऐसा जवाब देगी कि सोचोगे ये क्या हो गया। तो वो वाला मामला है सर। ये थे मनवीर जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सारे प्रश्नों का जवाब दिया और काफ़ी कुछ आपको बताने का प्रयास किया है कि नवोदित कलाकार हैं, अगर वो हैं मुंबई जा रहे हैं तो कर्म प्रति सतर्क रहना चाहिए। मनवीर जी, हमारी जो स्टूडियो घड़ी है शायद अब बातचीत करने का हमें अनुमति आगे नहीं प्रदान कर रही है। आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ स्टूडियो में बिताया, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती हम दोनों का वक्त था, मिलकर आपसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।